हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब पे। फ्रेंड्स, आज जो हम साइंस का एक स्पेशल सेशन जो है वो लेंगे, जिसमें ग्राम सचिव का जो एग्जाम है उसके लिए, चाहे वो फीमेल सुपरवाइजर का HSSC का एग्जाम है, चाहे वो लैब अटेंडेंट का एग्जाम है, उसके लिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। पीछे भी जो लैब अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था वो मोस्ट ऑफ जितने भी साइंस के क्वेश्चन हमने किए थे सभी वहां से ही आए थे। तो आप भरोसा रख के कीजिए। और कल से एक गुड न्यूज हो रहा है, कल से आप एक लाइव टेस्ट जो है वो करेंगे शुरू, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से सब कुछ नहीं होता। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं लगाओगे तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम एक क्वेश्चन सीरीज का जो लाइव टेस्ट है वो लगा रहे हैं। ठीक है, उसकी जो टाइमिंग रहेगी, आपकी जो लाइव टेस्ट की जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी 3 बजे की रहेगी। कल से शाम को 3 बजे की जो टाइमिंग है, आपका जो लाइव टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए रेडी रहिएगा। जितने भी लोग हैं वो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो लाइव टेस्ट की जो नोटिफिकेशन है, बेल भी दबा देना, आपके फोन में आपको मिले। ठीक है, तो चलिएगा आपका शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है उससे। ठीक है जी, बाकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है वो शेयर किया करो, ताकि थोड़ा हौसला है वो इंसान का बढ़ता है। वो तो क्या है, देखिए जो एचटेट का एग्जाम था उसमें भी कुछ एक साइंस जो है वो आई थी। ठीक है, कौन से इन्वायरमेंटल वाले पार्ट में, तो वहां से थोड़ा आइडिया लगा के हम चल सकते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में, पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी अगर हम भूपटल पर सबसे ज्यादा में मात्रा में अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट जो है वो पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम भूपटल पर एलिमेंट की बात करें तो देखो, तत्व की बात करें तो तत्व में 3 चीजें आती हैं। एक तो आती है धातु, मुख्य रूप से एक आ जाती है अधातु, और एक हम जिसे बोलते हैं उपधातु। ये जो चीजें हैं ये तत्व में आती हैं। क्लियर है? यहां पे देखो कि जो भूपटल है ना, उसे Cl बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? Cl। यानी C से हम क्या समझेंगे यहाँ पे? सिलिकॉन। और Al से क्या समझेंगे? एल्यूमिनियम। क्या समझेंगे जी? एल्यूमिनियम समझेंगे। ठीक है, यानी भूपटल पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है, और उसके बाद में क्या होता है? एल्यूमिनियम। जो सिलिकॉन है वो एक उपधातु है। सिलिकॉन जो है वो क्या है? एक उपधातु है। लेकिन एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु है। तो आपसे पूछा जाए कि तत्व कौन सा पाया जाता है, चाहे वो सिलिकॉन है चाहे वो एल्यूमिनियम है तो एक तत्व ही। तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी जो तत्व है वो पाया जाता है? सिलिकॉन। लेकिन अगर यहाँ पे तत्व की जगह वो आपको दे देता, बताइए जी भूपटल पर कौन सी जो धातु है वो कौन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो उस टाइम पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो एल्यूमिनियम होगा, क्योंकि सिलिकॉन जो है वे एक धातु नहीं है। ये क्या है? उपधातु है। एल्यूमिनियम जो है वो क्या है? धातु। आप इनके बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से जानते होंगे। होप्सो नहीं पता तो देखिए क्या होता है, धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की, ऊष्मा और विद्युत यानी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? गुड कंडक्टर होती हैं, यानी सुचालक होती हैं। इसमें से ऊष्मा भी पास हो जाती है धातु में से, और भी क्या पास हो जाती है? करंट भी पास हो जाता है। लेकिन अधातु में ना ही तो हीट पास होती, ना ही ऊष्मा पास होती है, और ना ही क्या पास होता जी? ना ही क्या पास होता? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन उपधातु जो है उसका प्रयोग धातु और अधातु दोनों के रूप में कर सकते हैं। उपधातु जो है इसका प्रयोग धातु और अधातु दोनों के रूप में कर सकते हैं। इसे अर्धचालक भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी पर अच्छी मात्रा में दो प्रमुख जो अर्धचालक हैं वो कौन से हैं, एक का नाम तो हम बता सकते हैं सिलिकॉन, और एक का नाम हम क्या बता सकते हैं? जर्मेनियम बता सकते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? अर्धचालक है, यानी उपधातुएं हैं। तो देखो सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम भी क्या है? एक
सेमीकंडक्टर है। ये कंडक्टर और इंसुलेटर, चालक और कुचालक दोनों के रूप में इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर हम क्या करें कि अर्धचालकों का यानी उपधातुओं का अर्धचालकों के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वे धातु की तरह काम करेंगी। अगर हम अर्धचालकों के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वो धातु की तरह काम करेंगी, और अगर हम इनके टेम्परेचर को कम कर दें तो वो किसकी तरह काम करेंगी? अधातु की तरह काम करेंगी। इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसको अपन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो क्लास है ना, ये आपकी मेगा क्लास रहेगी, ठीक है। यहां में देखो, नेक्स्ट देखो, अगर आपको बोला जाए बायोगैस मीथेन, मतलब बायोगैस, गोबर गैस, सीएनजी, सीएनजी की मतलब क्या है यहाँ पे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। चाहे आपसे क्या बोलते हैं मार्श गैस पूछ लिया जाए, एक सेकेंड, चाहे आपसे मार्श गैस पूछ लिया जाए, ठीक है, क्लियर है। तो आपसे बायोगैस पूछा जाए, गोबर गैस पूछा जाए, सीएनजी पूछा जाए, मार्श गैस पूछा जाए, आपसे चाहे वो प्राकृतिक गैस पूछ ले, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे जी मीथेन होती है, मीथेन CH4, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। बायोगैस, गोबर गैस, सीएनजी गैस, मार्श गैस, प्राकृतिक गैस, आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपका जो आंसर होगा जी वो होगा मीथेन। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा आपने सीएनजी, सीएनजी में हमने पढ़ा कि सीएनजी जो होती है ना वो मीथेन होती है। उसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि एलपीजी कौन सी होती है, क्या पूछा जाए आपसे? एलपीजी कौन सी होती है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कौन सी होती है? क्या पूछा जाए आपसे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है ये कौन सी होती है? तो देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस की अगर हम बात करें तो वो कौन सी होगी? एलपीजी गैस कौन सी होगी? ब्यूटेन प्लस में प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस में प्रोपेन जो है ये आपकी एलपीजी गैस है, ठीक है। आपसे पूछा जाए सिगरेट लाइटर में, ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगी भाई, क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या पूछी जाए? एलपीजी, तो क्या बता दोगे? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे देखो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? आपसे क्या पूछा जाए कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सिगरेट लाइटर में कौन सी होती है? सिगरेट लाइटर में देखिएगा कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन प्लस में प्रोपेन ही आएगा। अकेला ब्यूटेन भी लिखा सकता है, और अगर वो जोड़ के देगा तो बोलेगा ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन। लाइटर चाहे कोई भी हो, लाइटर चाहे कोई भी हो, उसमें ब्यूटेन प्लस में प्रोपेन ही होता है। वो कहने की बात आ जाती है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है, ठीक है जी। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलेंडर में लीकेज का पता लगाने के लिए, क्या पूछा जाए आपसे कि सिलेंडर में लीकेज का पता लगाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? सिलेंडर में लीकेज, देखिए जब सिलेंडर लीक होता है तो उसमें से स्मेल आती है, तो वो किसकी होती है? मिथाइल मरकैप्टेन। आप लिखेंगे इथाइल मिथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मिथाइल मरकैप्टेन। क्लियर है। तो सिलेंडर लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? इथाइल मिथाइल मरकैप्टेन। क्लियर है जी इतनी बातें? होप सो आपको इतना सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा सा साथ के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर करते रहो, जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है? क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो किसका मिश्रण होती है? एक सेकेंड डाल लीजिए, इतने आप सोचिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसका मिश्रण होती है।
सोच लीजिए इतने कि किसका मिश्रण होती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो किसकी बनी होती है, कार्बन, ठीक है, किसकी बनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक है। तो CHO यानी ये जो है इसका रेशियो रहता है, इसमें कार्बन का एक अणु, किसका, कार्बन का एक अणु होता है, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 2 अणु होते हैं, और ऑक्सीजन का भी कितना होता है, यानी किस अनुपात में, 1:1 के अनुपात में, कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, इसकी जो है ये कार्बोहाइड्रेट जो है बनी होती है। तो यहाँ पे देखो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सार्वभौमिक तत्व यानी यूनिवर्सल एलिमेंट, सार्वभौमिक तत्व यानी यूनिवर्सल एलिमेंट के रूप में किसे जाना जाता है, तो यूनिवर्सल एलिमेंट के रूप में जी कार्बन को जाना जाता है, क्योंकि ये हर जगह उपस्थित रहता है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बताओगे जी 6 होता है। कितना होता है, 6। कार्बन का परमाणु संख्या अगर आपसे पूछी जाए कितनी होती है, 6। हाइड्रोजन की पूछी जाए तो बता दोगे 1 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 8। देखो आप O को ऐसे लिखते हैं, नीचे और लगा दीजिए, ये क्या बन गया, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। समझ गए हो इतनी बात को, क्लियर है। उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलिएगा। आपसे पूछा जाए, ये केमिस्ट्री पे पहली क्लास है, केमिस्ट्री पे 3 क्लासें देंगे, बायो पे 3 क्लासें देंगे, और आपको फिजिक्स पे भी 3 क्लासें देंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करवाया जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या बनता है, आपको पूछा जाए कि जो हमारा सिगरेट का धुआं होता है, यानी जो सिगरेट का धुआं होता है, ठीक है, उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसमें एक विषैला तत्व भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, निकोटिन, क्या बोलते हैं, निकोटिन। निकोटिन प्लस में एक गैस होती है सिगरेट के धुएं में, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन को लिखा C, मोनो का मतलब होता है एक, ऑक्साइड को लिखेंगे O, यानी CO जो गैस है वो कहां पे पाई जाती है, सिगरेट के धुएं में पाई जाती है। इतनी बात आप समझ गए होगे, क्लियर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको बोला जाए जी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसमें आप 2 चीजें बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। कैल्शियम के लिए हम क्या लिखते हैं, Ca, सल्फेट के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, SO4, सेमी के लिए हम क्या लिखेंगे, आधा, हाइड्रेट के लिए क्या लिखेंगे, H2O। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए, केमिकल नेम पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट आएगा, ठीक है। कैल्शियम के लिए आप Ca लिखोगे, सल्फेट के लिए SO4 लिखोगे, सेमी के लिए आधा, हाइड्रेट के लिए H2O। वही आपसे जिप्सम के लिए पूछा जाए तो सेम ही नाम आएगा, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट इतना दिख गया सेम। यहाँ पे देखो सेमी है, सेमी का मतलब है आधा, हाइड्रेट होता है पानी, तो जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा को देखा तो इसमें आधा अणु था, जब हम कैल्शियम सल्फेट इसमें देखेंगे डाइहाइड्रेट आएगा, यानी इसमें पानी के कितने अणु, 2, यानी कैल्शियम के लिए Ca, सल्फेट के लिए SO4, डाई के लिए हमने क्या लिखा 2, हाइड्रेट के लिए हमने क्या लिखा H2O। देखो जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को लगभग 120 डिग्री, 150 भी लिख सकता ऑप्शन में, तो 120 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपसे पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, तो पेपर में कहीं ऑप्शन आपको मिलेगा जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम जो है
जिप्सम से हम प्राप्त करते हैं, जिप्सम से 120 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया तो हमें क्या मिली, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिली। क्लियर है। उसी तरीके से ये अच्छे से याद रखना, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उसी तरीके से एक होता है जी आपका अच्छे से वाला फॉर्मूला, आप बोलोगे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जो है इसको इंग्लिश में स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही लिखा आ सकता है, बहुत से पेपर में देखा है हमने। ठीक है, बुझा हुआ चूना इस तरीके से लिखा आएगा और इसको क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। बुझा हुआ चूना जो होता है ये क्या होता है, देखो इसको चूने का पानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूने का पानी भी इसे बोला जाता है। तो ये होता क्या, देखो बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है जी आपका, आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या लिख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो देखो कैल्शियम के लिए हमने क्या लिखा, Ca, हाइड्रो ऑक्साइड के लिए हम क्या लिखेंगे, OH2। देखिएगा, बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, इंग्लिश में मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। तो यहाँ चूने का पानी है तो इसको, चूने को जब भी चूना वर्ड साधारण नाम में मिले और आपको क्या बोला जाए कि इसका केमिकल नेम लिखो, तो आप कैल्शियम को पक्का कर लोगे, चूना की जगह कैल्शियम आ जाएगा। फिर आगे क्या लिखा मैंने, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के लिए Ca, हाइड्रोक्साइड के लिए OH2। उसी तरीके से भाई एक होता है आपका बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना आपका जो है ये क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम के लिए हम क्या लिखेंगे, Ca, ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, O। यानी ये क्या बन गया, CaO, बिना बुझा हुआ चूना बन गया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन सभी की सभी बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रही होंगी सारी की सारी बातें ना। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा होता है, जल्दी बताइएगा। सबसे हल्का, आज बेसिक वाला पार्ट चल रहा है, कल इससे हाई लेवल होगा, परसों वाली वीडियो में इससे और हाई लेवल मिलेगा आपको। सबसे हल्का धातु तत्व आपसे पूछा जाए, ठीक है, सबसे हल्का धातु तत्व आपसे पूछा जाए कि कौन सा होता है। तो देखिए सबसे हल्का जो धातु तत्व होता है वो लिथियम होता है। कौन होता है, लिथियम, जिसका सिंबल क्या बना, Li। सबसे हल्का जो धातु तत्व होता है जी वो लिथियम होता है, जिसका सिंबल क्या होता है आपका, Li होता है। तो देखिए लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम की परमाणु संख्या जो होती है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 3। ठीक है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाए सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस, ठीक है, तो सबसे भारी जो गैस होती है वो होती है CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड जो है ये सबसे भारी होती है। और सबसे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे गर्म गैस कौन सी होती है तो भी क्या आएगा, CO2 होएगा। सबसे गर्म गैस पूछ ली जाए कि कौन सी होती है तो भी। आपसे पूछा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हरित घर प्रभाव, हरित घर प्रभाव, कुछ भी पूछ ले, वो गैस कौन सी है, सबसे उत्तरदायी गैस जो, वैसे तो मीथेन भी है, CO2 भी, लेकिन जो सबसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में उत्तरदायी गैस है वो CO2 है। ठीक है, होता क्या है, जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वनस्पतियां और पेड़ पौधे जलने लग जाते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो उस पे इफेक्ट कौन डालती है सबसे ज्यादा, CO2। 3 पॉइंट किया अपन ने, सबसे भारी गैस, सबसे गर्म गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। उसके बाद में आपको बोला जाए सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस। आपको बोल दिया जाए कि सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस भी कौन सी होती है जी, CO2 ही होती है। आपको क्या बोला जाए कि सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है तो बता दोगे CO2।
अच्छा, आपसे पूछा जाए कि फायर एग्जीक्यूशन जो होते हैं, आग बुझाने के लिए जो फायर एग्जीक्यूशन प्रयोग में लाए जाते हैं, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस सीधा पूछ ले, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस सीधा पूछ ले, चाहे वो आपको बोल दे कि फायर एग्जीक्यूशन में कौन सी गैस डाली जाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? CO2। क्लियर है? क्या रहेगा आपका? CO2। क्लियर है? चलिएगा, आंसू गैस के नाम से किसे जाना जाता है? आंसू गैस के नाम से, तो आंसू गैस के नाम से जानते हैं क्लोरीन को। आंसू गैस के नाम से किसे जाना जाता है? क्लोरीन को जाना जाता है। किसको? क्लोरीन को। आंसू गैस पूछ ले या अश्रु गैस पूछ ले तो क्या आएगी? क्लोरीन। समझ गए हो इतनी बातें? ठीक है। हास्य गैस के नाम से किसे जानते हैं? हास्य गैस के नाम से लाफिंग गैस। हास्य गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस के नाम से किसे जानते हैं जी? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, जल्दी से जल्दी वीडियो को भी शेयर कर दें जितना हो सके, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके उसको देखते हुए, रिस्पॉन्स को देखते हुए बहुत जल्दी बनाई जाए। तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। ठीक है, N2O। और एक बात और, अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो फतेहाबाद रतिया में अपना इंस्टीट्यूट है। हरियाणा पुलिस के लिए टारगेट बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, 3 महीने की कोचिंग हम सिर्फ यहाँ पे 5000 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं। पीजी वगैरह की आपकी सुविधा जो है हम करवा देंगे। ठीक है, तो आप अगर इंक्वायरी लेना चाहते हो तो अपना जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ठीक है, उस पे आप कॉल कर सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो। क्लियर है जी? ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ठीक है, तो आप भी आके अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल मिनिमम फीस में हमने रखा है। उसके बाद चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? आपको बोल दिया जाए, जल्दी से जल्दी एक कमेंट और भी कर दें आप। कमेंट क्या करेंगे? जो भी चीज आपको चाहिए, जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट पे आपको जो वीडियोस हैं वो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो कि इस सब्जेक्ट की डिमांड है हमें, तो वो सब्जेक्ट जो है हम आपका कवर करवा देंगे। क्लियर है जी? उसके बाद चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। आपको बोला जाए आवर्त सारणी, ठीक है, में आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर किसने अरेंज किया? तो यहां पे एक चीज हम देखते हैं, सारे क्वेश्चंस का निचोड़ एक ही चीज में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तत्वों को जो वर्गीकृत किया था ना, सबसे पहले तत्वों को जो वर्गीकृत किया था वो डोबेराइनर ने किया था। किसने किया था? डोबरेनियर। सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने वाला जो इंसान था, वैज्ञानिक था, वो डोबरेनियर था। उसके बाद में कौन आता है? न्यूलैंड आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है मेंडलीफ। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब हम मेन जो है ना उनकी बात करें। और उसके बाद में आता है मोजले। ये चारों के बारे में हम पढ़ते हैं। 10th क्लास की जो NCERT की बुक है उसमें भी इन चारों के बारे में बता रखा है। तो देखिएगा, इस मोजले को छोड़कर जितने भी वैज्ञानिक है, चाहे वो डोबेराइनर था, चाहे वो न्यूलैंड था, चाहे वो मेंडलीफ था, उन सब ने परमाणु द्रव्यमान पे काम किया। यानी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया, अरेंज किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोजले था जिसने किस पे काम किया? परमाणु संख्या पे। आज की जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, वो किसके बेस पे आधारित है? वो परमाणु संख्या के आधार पर ही बनाई हुई है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो नाम आएगा वो आएगा मोजले का। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल तत्वों की संख्या 18 है। ठीक है, 118 है। तब 118 वर्ग अगर पूछा जाए तो वर्ग कितने है? टोटल 18। जो पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से खड़ी लाइनें होती है ना, ये वर्ग होती है, इनकी संख्या 18 है। और आपसे आवर्त पूछे जाए कितने होते हैं, तो आवर्त यानी पीरियड जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, ये जो लेटी हुई लाइनें होती हैं ये होती हैं 7। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, सिर्फ इसे डेमो मान के चलिए। आने वाली जो वीडियोस होंगी कम से कम 1 घंटे की तो जरूर होएगी।
उसमें जैसे कि केमिस्ट्री आज करवाई है, 3 लेक्चर केमिस्ट्री के रहेंगे, उसके बाद में 3 वीडियोस केमिस्ट्री के रहेंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायो। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको कवर करवाई जाएंगी। लेकिन जितने हो सके सब्सक्रिप्शन करवाइए, जितने हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आने के इच्छुक हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आप कॉल कीजिए, इंक्वायरी लीजिए, सब कुछ पूछताछ कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आने का मन बनाइए। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच।